गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शेनी दिवाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनी माता गर्ल्स कॉलेज कोरबा। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्रिस्टल सिस्टम के बारे में मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको उसी से रिलेटेड है ब्रेविस लैटिस। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके आगे आता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। जो नॉर्मल जो क्रिस्टल होते हैं उनसे थोड़ा भी अगर एक भी एटम का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है या उसमें कुछ इम्परफेक्शंस आ जाता है तो उसको क्रिस्टल डिफेक्ट्स बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ के बारे में। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हम किसी भी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसी से रिलेटेड है हमारा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड पाउडर पैटर्न मेथड। ये दोनों मेथड हम एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज़ करके हमको इंटरनल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल होता क्या है। कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। किसी भी क्रिस्टल में एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, उसको हम एक इमेजिनरी एक लैटिस बोला जाता है या स्पेस लैटिस बोलते हैं। एक ये इमेजिनरी बॉक्स रहता है जिसमें हम क्रिस्टल्स को अरेंजमेंट शो करते हैं। इसी को बेस लेते हुए हम पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यूनिट सेल जो लैटिस होता है हमारा, जो 3 डायमेंशनल इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। मैंने इस डायग्राम में येलो कलर से आप देख रहे होंगे, येलो कलर से जो डिटरमाइन हो रहा है ये जो येलो कलर वाला, इसको हम बोलते हैं लैटिस यूनिट सेल। ये सबसे स्मॉलेस्ट डुप्लीकेटिंग यूनिट होता है व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। अगर वो रिपीट होता है पूरे, मतलब ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है ये पूरे हमारे लैटिस में रिपीट होता है। जो स्पेस लैटिस रहता है वो इस यूनिट सेल के मल्टीपल से ही बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारे यूनिट सेल को हम एक्स वाई और जेड एक्सिस में हम शो कर सकते हैं। इस एक्स वाई और जेड एक्सिस में हमारे जो एंगल्स रहते हैं हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल, और उनका जो लेंथ रहता है ये ए बी और सी। हम ये मान सकते हैं कि कोई हमारा यूनिट सेल है जिसका लेंथ हमारा ए हमारा लेंथ है जेड एक्सिस के बराबर, बी हमारा लेंथ है एक्स एक्सिस के बराबर और सी हमारा लेंथ है वाई एक्सिस के बराबर। और अल्फ़ा जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल है, बीटा जो है एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में एंगल है, और गामा जो है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल होता है। ये हमारे किसी भी यूनिट सेल का बेसिक्स रहता है जिसमें एंगल्स होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा एंड गामा, और जो यूनिट सेल का लेंथ होता है वो क्या रहता है ए बी एंड सी, और हमेशा ए बी एंड सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रहते हैं। टाइप्स ऑफ लैटिस सेल। लैटिस सेल हमारे 3 टाइप्स के बेसिक बोले जाते हैं। एक होता है हमारा जो सिंपल यूनिट सेल होता है। सिंपल यूनिट सेल जो होते हैं उसमें एक जो सिंपल क्यूब है उस क्यूब के 8 कॉर्नर्स में हमारे क्या रहते हैं, एटम्स अरेंज रहते हैं। फेस सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर्स में तो अरेंज रहते ही हैं, कॉर्नर्स में अरेंज रहेंगे, साथ साथ हमारे किस में जो फेसेस रहते हैं इन फेसेस में भी अरेंज रहेंगे, और बॉडी सेंटर्ड में रहेंगे कि कॉर्नर्स में भी रहते हैं और इस क्यूब के क्या रहते हैं अंदर में, मतलब इंटरनली ये बीचों बीच यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड। ना क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। हम हर एक को अभी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों ही हमारे बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में रहते हैं, जिसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट इन दोनों को याद रखने का है कि दोनों के जो ए बी सी के लेंथ रहते हैं
रोम्बोहेड्रल में भी देख लीजिए, क्यूबिक में भी देख लीजिए। ये जो ए बी सी का जो लेंथ रहता है ये दोनों बराबर रहते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी दोनों में। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा दोनों तीनों के तीनों 90 डिग्री, तीनों इक्वल तो है लेकिन तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, जो इन दोनों को डिफरेंस करता है। मतलब हमारे जो दो सिस्टम हैं, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल सिस्टम है, ये दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि इनके लेंथ जो एजेस के जो लेंथ रहते हैं वो लेंथ ए बी और सी तीनों बराबर है, लेकिन अल्फ़ा बीटा और गामा इस क्यूबिक में तो बराबर है लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। अब यहाँ पे टेट्रागोनल और हेक्सागोनल का जो लेंथ का है वो उसमें सिमिलरिटी ये है कि a इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है, लेकिन यहाँ पे a इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों के एंगल जो हैं वो डिफ़र करते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे टेट्रागोनल में यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो लेंथेस है a इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे भी a इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। मतलब टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल में जो एडजस हैं वो बराबर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एंगल रहते हैं वो बराबर नहीं रहते हैं। थर्ड आता है हमारा ऑर्थोरॉम्बिक, ट्राइक्लिनिक एंड मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होता है, आपका a इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम। मतलब मैंने इसको इस तरीके से क्लासीफाई किया है कि हमारे जो एडजस है वो सेम रहते हैं। फर्स्ट में आप देखे होंगे फर्स्ट में देखो क्यूबिक में भी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी सी, सिर्फ एंगल यहाँ पे हमारा डिफर करता है। सेकंड टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल, इसमें भी a इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है और इसमें भी a इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है। लेकिन ऑर्थोरॉम्बिक, ट्राइक्लिनिक एंड मोनोक्लिनिक तीनों में मैंने दिखाया a इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है, इसमें भी a इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी और इसमें भी a इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। मतलब ये तीनों में एक सिमिलरिटी है कि तीनों के एडजस के लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। अब तीनों के बीच में डिसिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब वो ट्राइक्लिनिक में हम एक भी नहीं शो करते हैं, मोनोक्लिनिक में हमारे पास थोड़ी सी सिमेट्री रहती है और ऑर्थोरॉम्बिक में हमारी टोटल सिमेट्री रहती है। नाउ ब्रेविस लैटिस हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम है इसी का उसी का आगे का वर्जन है या आगे का क्लासिफिकेशन मान सकते हैं हम, जिसमें हमारा 14 सिस्टम जो 7 क्रिस्टल सिस्टम रहते हैं उन्हीं को और हम लोग क्लासीफाई करके हम लोग 14 ब्रेविस लैटिस में डिवाइड कर सकते हैं। 1948 में ब्रेविस ने इसे डिटरमाइन किया था और उसने बताया था कि 14 वेज होते हैं हमारे टोटल क्रिस्टल सिस्टम को बनाने के लिए जो हमारे एनवायरनमेंट में दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है, ये जो टेबल बना है आपका उसको देखिए। इसमें देखिए क्यूबिक में हमारे 3 तरह के ब्रेविस लैटिस होंगे। हेक्सागोनल में एक ब्रेविस लैटिस होता है, टेट्रागोनल में आपके 2 रहेंगे, ठीक है। ऑर्थोरॉम्बल में 4 रहेंगे, रोम्बोहेड्रल में 1, मोनोक्लिनिक में 2 एंड ट्राइक्लिनिक में 1। टोटल मिला के हमारे क्या रहते हैं, ये 14 ब्रेविस लैटिस रहते हैं। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह के हमारे ब्रेविस लैटिस बनते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम रहते हैं। ये तीनों बेसिक भी रहता है हमारा और इसको मिला के हमारा क्या बनता है, टोटल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल में कोई भी वेरिएशंस नहीं रहते हैं, सिंपल हमारे एक
एक सिंगल हमारे लैटिस बनता है जिसको बोलते हैं हमारा हेक्सागोनल लैटिस। उसके बाद होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमने पहले पढ़ा था, जहाँ पे A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C है, और तीनों के तीनों अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सब 90 डिग्री में रहते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों है, लेकिन इसमें दो वेरिएशंस हैं। सिंपल टेट्रागोनल सिस्टम रहता है जिसमें सिंपल टेट्रागोनल सिस्टम है, और दूसरा बॉडी सेंटर टेट्रागोनल सिस्टम। जो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल सिस्टम होता है उसमें हमारे सेंटर में एक एटम रहता है। नाउ रोम्बिक सिस्टम हमारे 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। इसमें भी सिंपल है आपका। सिंपल में तो हमारा सिर्फ 8 कॉर्नर्स में हमारे रहेंगे मॉलिक्यूल्स। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर्स के साथ एक सेंटर में। बेस सेंटर में आपके 8 कॉर्नर्स में तो रहते हैं, साथ साथ बेस में ऊपर और नीचे दोनों में एक एक मॉलिक्यूल रहता है। और फेस सेंटर में पूरे 6 जो फेसेस रहते हैं उसमें भी एक एक मॉलिक्यूल रहता है, और 8 कॉर्नर्स में भी एक एक मॉलिक्यूल्स रहता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे ब्रेविस लैटिस में रोम्बिक सिस्टम का 4 रहता है। अब रोम्बोहेड्रल में हमारा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल एक ही लैटिस मिलता है। मोनोक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा रहता है, और ये जो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। और मोनोक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। इसमें 2 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, एक सिंपल मोनोक्लिनिक और एक बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक रहता है। ट्राइक्लिनिक में आपके पास किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं रहती है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा रहता है, और A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है। तो टोटल हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस रहते हैं। नाउ हम कम्स क्रिस्टल डिफेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ये वाला जो है ये एक परफेक्ट क्रिस्टल रहता है जहाँ पे किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैटायंस एंड एनायंस का अगर कहीं भी देखिए यहाँ पे कहीं से भी मिसिंग हो जाते हैं या उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट में किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज आ जाती है या इम्परफेक्शंस आ जाता है, या कोई भी आयन अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट से जो टाइप्स है 2 तरह के होता है, एक स्टिचियोमेट्रिक रहता है, एक नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट रहता है। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस उतने ही रहते हैं जितना कि हमारे थ्योरी में दिखाए जाते हैं। लेकिन नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस उतने सेम नहीं रहते जो कि हमारे केमिकल फार्मूला में दिखाए जाते हैं। जैसे कि FeO में हमारे केमिकल फार्मूला में देखें तो यहाँ पे Fe और O, 1 Fe और 1 O है, लेकिन जब रियल में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे Fe 0.93 रहता है और O 1 रहता है। मतलब जो हमारा थ्योरेटिकल फार्मूला है और जो प्रैक्टिकल रहता है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमारे पास 2 तरह के आते हैं, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट को 1930 में शॉर्टकी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। इन्होंने ये बताया कि जब हमारे एटम्स हमारे लैटिस से मिसिंग रहते हैं और कोई अनऑक्युपाइड वैकेंट साइट क्रिएट होता है या होल्स क्रिएट होते हैं, उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी होती है वो डिफ़र करती है या लो हो जाती है। इनके लिए कंडीशन है शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए कि जो क्रिस्टल होता है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होना चाहिए और आयंस मस्ट बी सिमिलर इन साइज। जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं वो सिमिलर साइज़ के होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये NaCl और KCl ये सब में ज़्यादा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, क्योंकि Na+ साइज़ और Cl- साइज़ लगभग सेम साइज़ के होते हैं। तो देखिए यहाँ से एक आयन मिसिंग है और यहाँ से भी एक आयंस मिसिंग है। ऐसे जो मिसिंग हो जाते हैं तो इनकी डेंसिटी भी चेंज हो जाती है।
और इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रहते हैं क्योंकि यहाँ से एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मिसिंग रहता है। ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग शॉटकी डिफेक्ट। ना फ्रेंकल डिफेक्ट 1926 में फ्रेंकल नाम के साइंटिस्ट ने इसे बताया था। ये अराइज होता है जब कोई मिसिंग आयन क्या हो जाता है, अपने इंटरस्टिशियल साइट्स में ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे जो ट्रैप हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और एनायंस आर हायर इन साइज देन कैटायंस। एनायंस का साइज हायर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई और यहाँ पे एक आयंस जाके ट्रैप हो गया। ऐसे इसको बोलते हैं हम फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जहाँ पे मेटल आयंस का एक्सेस हो जाता है और जहाँ पे मेटल आयंस की डिफिशिएंसी हो जाती है। मेटल आयंस का एक्सेस होने पे फिर दो तरह का होता है हमारा, एनायनिक वैकेंसीज एंड एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। कैटायन और वैसी मेटल डेफिशिएंसीज में कैटायनिक वैकेंसीज होती हैं और एक्स्ट्रा आयंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आ जाता है। इसका दो तरह का होता है, एक एनायनिक वैकेंसीज होता है और एक्सेस कैटायंस हो जाते हैं। एनायनिक वैकेंसीज में जब नेगेटिव आयंस मिसिंग होते हैं, जब नेगेटिव आयंस मिसिंग होंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव आयंस मिसिंग है तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस एक्सेस में रहेंगे। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एनायनिक वैकेंसी। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव आयन मिसिंग होकर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के नेगेटिव आयन चले गया है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ये एटम, ये इस तरह की वैकेंसीज में, लेकिन यहाँ पे जो मेटल आयंस है उसकी अधिकता रहती है। ऐसे वैकेंसीज को एनायनिक वैकेंसीज बोला जाता है। एनायनिक वैकेंसीज होने के कारण ही एफ सेंटर्स बनते हैं। ये एफ सेंटर्स, एफ कम फ्रॉम फारबेजनर, जिसका मतलब होता है कलर। जो हैलाइड्स होते हैं, अल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं क्योंकि उसमें एफ सेंटर्स बनते हैं। एफ सेंटर्स इन अदर वे हम ये बोल सकते हैं कि उसमें एनायनिक वैकेंसीज होती है। वहाँ पे एक्सेस ऑफ मेटल रहता है। मेटल अगर एक्सेस में रहता है तो वहाँ पे थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर्स डेवलप होते हैं। नाउ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। जब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल साइट की जो खाली जगह रहती है, यहाँ पे जो खाली जगह रहता है वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कैटायन आके ट्रैप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन जब ट्रैप हो जाता है तो वो उसको उसी को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप हो जाएगा। ऐसे वैकेंसीज को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। ना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जब हमारे पास लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आते हैं। फर्स्ट इसमें आता है कैटायनिक वैकेंसीज। कैटायनिक वैकेंसीज में देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस मिसिंग हो गया। इस पॉजिटिव आयन को लाने के लिए हमारे पास क्या होगा कि दो Fe2+ आयन क्या हो जाएगा Fe3+ में। फॉर एग्जांपल जैसे Fe2+ आयन एक चले गया तो दो Fe2+ आयन क्या हो जाएंगे Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें ऑक्सीडेशन होता है। एक्सेस ऑफ एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। एनायन इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, मतलब अगर यहाँ पे कोई एक एनायन आ जाता है तो यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं और इसमें दो साइड, मतलब इसका जो वैकेंसी है वो फुलफिल भी हो जाता है और एक्स्ट्रा यहाँ पे एनायन भी आ जाता है, जिससे डिफेक्ट क्रिएट होता है। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर बताने के लिए हमारे पास ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड एंड ब्रैग्स इक्वेशन है ना, इससे हम लोग पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड पाउडर क्रिस्टल मेथड में ना। एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जब हम एक्सरे डेवलप होता है वो यहाँ पे एक पिन होल से निकल के क्रिस्टल पे पड़ता है। क्रिस्टल उसको डिफ्रैक्ट करते हैं और यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट में हमारे पास इमेजेस आते हैं। इन इमेजेस को पढ़ के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं या ये डिटरमाइन करते हैं कि इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर
कैसा होगा। इसको 1915 में ब्रैग ने सिंपल एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बना के उसने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया था। जब बीम ऑफ एक्सरे वहाँ से जब पास होती है क्रिस्टल से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोटोग्राफिक प्लेट में इमेजेस आते हैं। उन इमेजेस से हम फिर डिटरमाइन करते हैं कि इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके लिए ब्रैग ने एक ब्रैग इक्वेशन निकाला था। ब्रैग इक्वेशन एक स्पेशल केस होता है डिफ्रैक्शन मेथड का, लॉडे डिफ्रैक्शन मेथड का। जब ये दो बीम ऑफ लाइट, मैं आपको समझा रही हूँ, जब ये दो बीम ऑफ लाइट जब ट्रैवल करती हैं, ये वाला हमारा मेटल का सरफेस है, तो वो यहाँ से आके यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। जब यहाँ से आके डिफ्रैक्ट होंगी यहाँ से यहाँ, तो इनका वेवलेंथ में चेंज होगा, किस एंगल में आए, किस एंगल से डिफ्रैक्ट करी है। ये सारा चीज़ को पढ़ने के बाद ब्रैग ने ये इक्वेशन बनाया 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पे d होता है दो लेयर के, ये जो दो लेयर है इस दो लेयर के बीच का डिफरेंस होता है या उनके बीच की दूरी होती है। थीटा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लैम्डा होता है हमारा इसका वेवलेंथ रहता है। और n नंबर ऑफ लेयर्स रहते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स रहते हैं। सपोज अब हम इसको डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। सपोज ए और बी दो लाइन हैं या दो एक्सरे बीम्स हैं, और ये यहाँ से इस तरीके से टकराई और बी नीचे वाले लेयर से जाके टकरा के निकलती है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डी डिफरेंस है। लेट हम ये मान रहे हैं कि ए और बी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ हम 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हम डिराइव करते हैं। उसके लिए ये मानते हैं कि यहाँ पे ए जो ए है, ए और बी, ये ए है, ये एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ए ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे भी जो बन रहा है वो भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल बीम्स होते हैं। पैरेलल लाइंस के हमारे पास जो मैथ्स में फॉर्मूलेज होते हैं उससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डिटरमाइन करें कि ए बी का जो लेंथ है वो कितना है, डी है। ए बी क्या है, दोनों स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स हैं। नाउ सी बी, ये जो सी बी है और बी डी है, ये दोनों क्या रहते हैं, हमारे इक्वल इन लेंथ रहते हैं। और इनका जो वैल्यू रहता है ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब ए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू कितना है, डी है, तो इसको डी साइन थीटा। अब हमारे पास बी सी भी है और बी डी भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2d साइन थीटा। और 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कहाँ से होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अगर ये वाला वेव और ये वाला वेव जब डिफ्रैक्ट होकर वापस जाते हैं, तो ये दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण हमारे पास ये वैल्यू आते हैं। और ये ब्रैग्स लॉ है, इसी के ऊपर, इसी से हम टोटल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। जो फर्स्ट मेथड है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का, वो होता है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इसको स्की बोल्ट 1919 में डेवलप किया था। और एक्सरे, इसमें क्या रहता है, यहाँ पे एक्सरे जनरेट होता है कॉलीमेटिंग से अंदर जाएगा, तो क्रिस्टल से क्या होगा, डिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे डिफ्रैक्टेड बीम और डायरेक्ट बीम इस फोटोग्राफिक प्लेट में पड़ता है। और यहाँ पे जो क्रिस्टल रहता है, ये क्रिस्टल को यहाँ पे थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो क्रिस्टल यहाँ पे रोटेट होता है और उसका ना फोटोग्राफिक प्लेट में इमेजेस आता रहता है। तो कंटिन्यूस हमारे पास इमेज आता है, क्रिस्टल रोटेट होता है, हर एक एंगल से यहाँ पे हम इमेज लेते हैं और उस इमेज से फिर उसके स्ट्रक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो कंटिन्यू इस क्रिस्टल को रोटेट करता रहता है और यहाँ से बीम पड़ती रहती है। तो क्रिस्टल के हर एक एंगल से हमको क्या मिलता है, फोटो में मिलते हैं, उससे हम उसका डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है पाउडर क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में हमने एक बड़ा क्रिस्टल लिया था। पाउडर क्रिस्टल मेथड में हमने उसका क्या लिया, क्रश पाउडर लिया। और पाउडर क्रिस्टल मेथड में एक्सरे बीम यहाँ पे जाता है और उसका एक्सरे फिल्म निकलता है, इस तरीके का
फिल्म निकलता है। वाटर क्रिस्टल मेथड को डिबाई और स्कीलर ने जर्मनी में और हल ने अमेरिका में 1916 में साइमल्टेनियसली साथ साथ उन लोगों ने वहाँ जर्मनी में भी डेवलप हुआ था और अमेरिका में भी डेवलप हुआ था। नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस। स्टूडेंट्स, मैंने ये आपका जो लेक्चर प्रिपेयर किया था इसमें मैंने कुछ नेट से मटेरियल पढ़ा था, कुछ एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ा था, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एयर वेस्ट सर का पढ़ा था, फिजिकल केमिस्ट्री एस चांद एंड कंपनी, फिजिकल केमिस्ट्री गोयल पब्लिशिंग केमिस्ट्री से, और ये जो बीएससी डिग्री केमिस्ट्री जो एस चांद एंड कंपनी का था। ये सारे बुक्स को पढ़ के मैंने ये वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है। एंड थैंक यू ऑल and best of luck for your future. Thank you.